तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 25 जुलाई 2020 शनिवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार राशन दुकानों में निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का प्रस्ताव। मंत्री भगत ने कहा राशन कार्ड धारकों की सुरक्षा जरूरी। और आगे जानेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक कर्मियों के संविलियन का आदेश जारी। 16,000 से ज़्यादा ऐसे जिन्होंने 2 साल की सर्विस पूरी की, उन्हें मिलेगा फायदा। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रमन ने लिखी सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी। राज्य के हिस्से की राशि जारी करने की मांग रखी। और आगे चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी अपडेट देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो सरकार राशन दुकानों में निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का प्रस्ताव। तो रायपुर राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानों में राशन के साथ निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर वितरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण जरूरी है। मंत्री भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 62 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी हैं, उनकी सुरक्षा हमारी है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर सकती है, उन्हें कौन रोका है। डीएमएफ, आपदा प्रबंधन और कैंपा मद में जमा हजारों करोड़ रुपए का उपयोग कर सकते हैं। पूर्व मंत्री बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार हर योजनाओं पर केंद्र के भरोसे क्यों रहती है। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना, राज्य में 352 नए संक्रमित मिले, 5 मौतें। राजधानी में पहली बार एक दिन में 211 मरीज। तो लॉकडाउन के दूसरे दिन गुरुवार को राजधानी रायपुर में मरीजों की संख्या पहली बार 200 पार हुई और 211 संक्रमित मिल गए। इनमें सदानी दरबार से 18 मरीज निकले हैं और यह राजधानी का नया हॉटस्पॉट बन गया है। एक समाज के संत की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है। इधर एम्स में रायपुर के 4 लोगों व अंबेडकर अस्पताल में भिलाई के बीएसएफ जवान की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में यह 35वीं मौत है। इसके अलावा राजधानी को मिलाकर प्रदेश में 371 नए मरीजों की पहचान की गई और प्रदेश में यह भी पहली बार ही हुआ है। इनमें कवर्धा से 34, कांकेर से 20, मुंगेली से 16, जांजगीर से 12, बिलासपुर से 6, नारायणपुर व बस्तर से 4, कोरिया से 3, जसपुर से 2, बालोद, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद व दंतेवाड़ा से 1 मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 6372 हो गई है, जिनमें 1949 अस्पतालों में भर्ती हैं और 4387 की इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई है। रायपुर के जिन 4 लोगों की मौत हुई उनमें 3 बुजुर्ग थे। इनमें एक की उम्र 67 व दूसरे व तीसरे की उम्र 61 साल हुए हैं। एक 52 वर्षीय महिला की भी मृत्यु हुई है। भिलाई के जिस बीएसएफ जवान ने गुरुवार को राजधानी में कोरोना की वजह से दम तोड़ा, उसकी उम्र 22 वर्ष थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ शिक्षक कर्मियों के संविलियन का आदेश जारी। 16,000 से ज्यादा ऐसे जिन्होंने 2 साल की सर्विस पूरी की, उन्हें मिलेगा फायदा। तो प्रदेश के 16,278 शिक्षक कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर लिया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक संविलियन 1 नवंबर 2020 से शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। 2 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। तो आदेश के मुताबिक 1 जुलाई तक 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक कर्मियों को भी संविलियन कर लिया जाएगा। इसमें इसी महीने 12 जुलाई को जारी आदेश में संशोधन भी किया है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि 2 साल की सेवा के बाद सभी शिक्षक कर्मियों का संविलियन कर लिया जाएगा। पूर्व की भाजपा सरकार ने 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक कर्मियों का संविलियन किया था। इसे लेकर कई सालों तक शिक्षक कर्मी आंदोलन करते रहे। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रमन ने लिखी सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी। राज्य के हिस्से की राशि जारी करने की मांग रखी। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गरीब परिवारों को 2022 तक आवास देने का लक्ष्य रखा था। 1,40,000 रुपये का यह मकान सपनों का घर होता है, जिसकी कल्पना गरीब व्यक्ति करता है। इस योजना के तहत पूरे देश में 2.5 करोड़ आवास बनने हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार के दौरान गरीबों को आवास देने का काम शुरू किया गया था। रमन ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद साल 2018-19 में 792 करोड़ और 2019-2020 में 762 करोड़ यानी 1,554 करोड़ रुपए की 2 साल की राशि जो राज्य का हिस्सा थी, यह नहीं दी गई। राज्य का हिस्सा नहीं देने से योजना पूरी तरह से बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि आवास योजना के तहत खर्च होने वाली राशि का 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य वहन करता है। इसके साथ ही साल 2020-21 की राशि प्रावधान भी राज्य सरकार ने बजट में नहीं रखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस योजना को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यह कदम इस योजना को बंद करने के और अग्रसर नजर हैं।
तो रमन सिंह ने चिट्ठी पर बयान जारी कर कहा कि बार बार केंद्र की ओर से पत्र लिखने के बाद भी एक पैसा भी जमा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के लाखों लोग भटक रहे हैं, गरीब तड़प रहा है, आवास का सपना टूट रहा है। लगता है राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि गरीबों को आवास जो बनने थे उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह गरीबों के लिए लाभदायक योजना है। सरकार गरीबों के सपनों को तोड़ रही है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, ब्रेकिंग क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। 19 सितंबर से यूएई में होगा आईपीएल। तो दिल्ली देश की करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। अब उनके पसंदीदा क्रिकेट उत्सव आईपीएल की तारीख की घोषणा हो गई है। सबको अब आईपीएल शुरू होने का इंतजार है। दरअसल एक के बाद एक कई क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द होने से क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी निराशा थी। पहले एशिया कप और फिर T20 विश्व कप 2020 रद्द होने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के होने पर संशय के बादल छाए थे, लेकिन अब आखिरकार आईपीएल के उद्घाटन की तारीख की जानकारी सामने आ गई है। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में शुरू होगा और इसका फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइजों को इस बारे में जानकारी दी है। अभी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में इस पर मुहर लगने की औपचारिकता बाकी है, जो जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगी। उधर बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को यूएई भेजने के लिए विभिन्न एयरलाइन से बातचीत शुरू कर दी है, ताकि संबंधित टीमों के खिलाड़ियों को यूएई रवाना किया जा सके। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, किराना की आड़ में पान गुटखा गुड़ाकू बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दुकान सील। तो भाटापारा कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा जनहित में लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गुरुवार को भी दूसरे दिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 2 बड़े कारोबारियों से 20,000 रुपये जुर्माना सहित सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माना सहित किराना दुकान की आड़ में प्रतिबंधित सामग्री बेचने वालों के खिलाफ दुकान सील कर एफआईआर करने की बात अधिकारियों ने जताई है। एक सप्ताह के लिए घोषित लॉकडाउन के दूसरे दिन भी कलेक्टर के आदेश के बाद 2 संस्थाओं में दबिश देकर उनसे लगभग 20,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया तथा सड़कों पर बिना मास्क लगाए लोगों से भी 6,700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। दूसरे दिन भी हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई से आधा शटर खोलकर व्यापार करने वाले व्यापारी भूमिगत हो गए। एसडीएम महेश सिंह राजपूत ने एक बार पुनः व्यापारियों से शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की तथा चेतावनी दी कि लॉकडाउन अवधि में निर्देशों के अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के फैसले के बाद कलेक्टर जैन ने बड़ौदा बाजार भाटापारा जिले में 22 से 28 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवा प्रतिबंधित की जा चुकी हैं। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, जांजगीर में लॉकडाउन, बेवजह घर से बाहर निकले लोगों को मिली सड़क किनारे 2 घंटे खड़े रहने की सजा। कलेक्टर और एसपी ने लोगों को रोका। तो प्रदेश के 10 से ज़्यादा शहरों में लॉकडाउन लागू किया गया है। जांजगीर के भी शहरी और 11 नगर पंचायत एरिया में लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया गया है। शुक्रवार को दिन भर सड़कों पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। नगर पालिका क्षेत्र चांपा में बाहर घूम रहे युवकों को पकड़ा गया। यह कई तरह के बहाने बनाने लगे। सभी के सड़क के किनारे 2 घंटे तक खड़े रहने की सजा दी गई। कलेक्टर और एसपी सड़कों पर नजर आए तो इन अधिकारियों ने बाहर घूम रहे लोगों से पूछताछ की। चौराहे पर तैनात कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। चेक पोस्ट बढ़ाने के लिए एसडीओपी और एसडीएम को भी दिए निर्देशित किया गया। एसपी ने बेवजह बाहर निकले रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। यातायात अधिनियम के तहत वाहन जब्त कर न्यायालय भेजने को कहा। इस वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां भी जब्त हो गई। इन इलाकों में प्रशासन ने सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जरूरी सेवाओं के लिए छूट दे रखी है। जिले में अब तक 390 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 2 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बिलासपुर मां बहन और 2 भाई और पिता की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, फिर खुद ट्रक के सामने कूदकर युवक ने दे दी जान। तो शुक्रवार की सुबह जिले के मटियारी गांव में हुए हत्याकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया। घटना को अंजाम परिवार के ही युवक ने दिया। अपने पिता, मां, बहन और 2 भाइयों को मारने के बाद आरोपी ने ट्रक के सामने कूदकर जान दे दी। अब पुलिस और ग्रामीणों को यह राज परेशान किए हुए हैं कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही होगी। तो आरोपी युवक ने एक कर कुल्हाड़ी से अपने ही परिजन के गले और सिर पर वार किए। घटना के बाद परिवार के घर में खून बिखरा हुआ है। घटना के बारे में तब पता चला जब सड़क पर रोशन सूर्यवंशी नाम के युवक की सड़क पर लाश देखी गई। लोग इसके घर गए तो देखा परिजन की लाशें पड़ी थी। रोशन की उम्र 22 साल थी। इसने अपने पिता रूपदास सूर्यवंशी, मां संतोषी बाई, 14 साल की बहन कामिनी, 15 साल के भाई ऋषि और 20 साल के रोहित को मार दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, फिर एक हाथी ने दम तोड़ा। जसपुर में दंतैल हाथी की करंट लगने से मौत, दंपति बोले आत्मरक्षा के लिए मारा, हिरासत में लिए गए। तो छत्तीसगढ़ में एक और हाथी की मौत हो गई। जसपुर में शुक्रवार सुबह हाथी का शव एक मकान के बाहर मिला। मकान के बाहर बाड़ी के किनारे लगाए गए तार बाड़ के करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हुई। वन विभाग की टीम ने इस मामले में दंपति को हिरासत में ले लिया। वही दंपति का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हाथी को मारा है। घटना तपकरा थाना क्षेत्र के
झिली बेरना की हैं। तो जानकारी के मुताबिक झिली बेरना गांव निवासी रंजीत किरकेट्टा और उसकी पत्नी आनंद किरकेट्टा ने अपने मकान के चारों ओर तार लगा रखा है। रोज रात में इसमें करंट चालू कर देते थे। इसके चलते शुक्रवार सुबह एक दंतैल हाथी की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। हाथी की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो ग्रामीणों ने कहा कई दिनों से हाथियों का उत्पात जारी। तो दंपति ने बताया कि उन्होंने हाथी के हमले के